मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था सेल्स में, बट उस टाइम मेरे को सेल्स का जॉब भी नहीं मिल रहा था, और जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ मेरी जॉब चली गई थी, और फिर उन्होंने मेरे को होल्ड पे रख दिया। 2-3 महीने मैंने वेट किया, कंपनी का कोई कॉल ही नहीं आया, तो फिर मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। सो गाइज, आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट आ चुके हैं। इनका नाम है अनस। एंड अनस, वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। कैसे हो अनस? मैं ठीक हूँ। सो अनस, हमारी ऑडियंस को जरा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि लाइक हु एग्जैक्टली इज अनस एंड आप क्या करते हो? बेसिकली मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मतलब जॉब करता हूँ सेल्स के फील्ड में, और मैंने ग्रेजुएशन की अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी से, और पिछले 4 साल से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। लाइक अभी मैं सीकिन के साथ काम कर रहा हूँ। पहले मैं एक MNC में था, वहाँ पे भी मैं हाई टिकट क्लोजर था। बेसिकली हाई टिकट क्लोजर उनको बोलते हैं जो मतलब जिसका वैल्यू होता है, प्रोडक्ट का वैल्यू 25,000 से ज़्यादा रहता है, उनको क्लोज करना, मतलब उनको सेल करना अपना प्रोडक्ट। तो मैं इसी फील्ड में हूँ फिलहाल। दैट्स रियली ग्रेट। सो ओवरऑल आप सेल्स करते हो, राइट? एग्जैक्टली। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेल्स करना है ना, लाइक बहुत सेल्सी हो जाते हैं, कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं कि सेल्स करो सेल्स करो। तो अगर आप एक लाइन में बताना चाहो कि लाइक सेल्स एग्जैक्टली है क्या? सेल्स एग्जैक्टली एक लाइन में ऐसा है कि आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट के थ्रू, बस ये एक लाइन में सेल्स। तो लोग बोलते हैं कि लोग सेल्सी हो जाते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, कॉल पे कॉल आते हैं। आपने देखा होगा कि हमें लोन के लिए भी फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये सब फोन आते हैं, एंड हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं। तो लाइक उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जिनको लगता है कि सेल्स बेच रहा है एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ? कैसा होता है, एक प्रोडक्ट होता है वो 10 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या 10 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहा हूँ, मुझे पता है कि उसकी एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने उसकी प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, तो फिर मैं अगर उसी प्रॉब्लम पे अटैक करूंगा, उसी प्रॉब्लम को मेरा प्रोडक्ट मतलब टारगेट करेगा सॉल्व करने का, तो उस पर्सन को कभी भी नहीं लगेगा कि वो मेरे को सेल कर रहा है। उनको ये लगेगा कि वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ, हम जो टूथब्रश करते हैं, ठीक है, अगर मेरा पेस्ट का कंपनी है, ओके, और मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि सिर्फ आपका दांत है जो वाइट हो जाएगा, तो सिर्फ जिनको दांत अपने वाइट करवाने हैं वही मेरा प्रोडक्ट लेगा, और जिनको गम की प्रॉब्लम है, जिनको दांतों में ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, उन लोग को लगेगा कि ये हमारे लायक ही नहीं है। उन लोग को लगेगा कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है और ये मैं बेचने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें प्रॉस्पेक्ट की जो प्रॉब्लम होती है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मल्टी प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो अगर हम सिर्फ वही प्रॉब्लम पर टारगेट करके सेल करेंगे तो वो कभी सेल्स ही नहीं लगेगा, वो लगेगा कि प्रॉस्पेक्ट को कि हमारी हेल्प हो रही है। राइट। एंड हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करें? लाइक आपने बता दिया कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो उनका सॉल्यूशन होगा, राइट? सो ऐसे कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आपको पूछना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ ये इसकी प्रॉब्लम है? सबसे पहले किसी भी प्रॉस्पेक्ट से हम बात करते हैं तो हमें उनसे बात पूछनी चाहिए बातों बातों में कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे प्रोडक्ट या हमारे वेबसाइट पे क्यों आए, क्योंकि हमें पता चले कि वो सर्च क्या कर रहे हैं। बातों बातों में जब हम रैपो बिल्ड कर लेंगे तो उनसे ये पूछेंगे कि वो क्यों आए, तो वो हमें बताएंगे कि बेसिकली मेरे को ये प्रॉब्लम थी तो मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा ये सर्च कर रहा है, ये इसकी नीड है इसको। वो इफेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही रहता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आए, उससे हमें पता चल जाएगा। और जैसे ही उन्होंने प्रॉब्लम बताई तो उनको बताने का कि ये सॉल्यूशन हो सकता है मेरा, और ये सॉल्यूशन हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है, वो डायरेक्टली आप कन्वे कर सकते हो। और बेसिकली जो आपने ये मेरे को क्वेश्चंस पूछा, ये प्री डिफाइंड क्वेश्चंस है ही नहीं, ये आप सिर्फ रैपो बिल्ड करके ही वो क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। और हर इंडिविजुअल के ये क्वेश्चंस अलग अलग रहते हैं। अगर आप वो सेम ही क्वेश्चंस आप पहले से डिज़ाइन करके रखोगे और वो सबको एक साथ सबको वही क्वेश्चन पूछोगे तो आप कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। आप 100 जन को अप्रोच करोगे, सिर्फ 10 जन को सेल कर पाओगे, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। राइट। एंड मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाइक अनस ने ना सेल्स ज्वाइन करने से पहले टेलीकॉलिंग भी की है, राइट? Exactly. टेलीकॉलिंग भी करते थे। सो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि 11-12 हो गया, सो चलो टेलीकॉलिंग में करते हैं, बट वहाँ पर बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है, बिकॉज आपको डे टू डे कॉल्स लेने पड़ते हैं एंड आपको जो है वहाँ पर सैलरी भी बहुत कम होती है। तो अनस, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो सेल्स से पहले जो आप टेलीकॉलिंग करते थे, वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए। बेसिकली जब मैं ग्रेजुएट हो गया था 2018 में, तो मैंने ग्रेजुएशन एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से की, और बहुत ही अच्छी कॉलेज थी, तो मेरे को प्लेसमेंट मिल गया मेरे कोर फील्ड में। हाँ। तो वहाँ मैंने 1-1.5 साल MNC में काम किया, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को सैलरी का पैसा मिल रहा है, मतलब जो काम कर रहा हूँ उतनी सैलरी मिल रही है, उसके अलावा एग्जैक्ट उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है।
तो फिर मैंने रिसर्च की, फाइंड आउट किया कि ये एक ऐसी फील्ड है सेल्स, जिसमें आप जितना अच्छा काम करोगे, जितना ज़्यादा क्लोज करोगे कंपनी के लिए प्रॉफिट, उतनी सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। तो फिर मैंने, जब लॉकडाउन हो गया, मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था सेल्स में, बट उस टाइम मेरे को सेल्स का जॉब भी नहीं मिल रहा था, और जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ मेरी जॉब चली गई थी। हाँ। और फिर उन्होंने मेरे को होल्ड पे रख दिया। 2-3 महीने मैंने वेट किया, कंपनी का कोई कॉल ही नहीं आया। तो फिर मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। कॉल सेंटर की सैलरी उस टाइम थी मेरी 10,000, बट कुछ मिल नहीं रहा था। तो सबसे अच्छी बात है कि मिल गया, चाहे कितना भी कम मिल रहा है, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तो 10,000 में वहाँ रूल था कि आपको डेली आना है। 9 to 7 का जॉब था, बहुत लॉन्ग आवर्स थे। और उसके अलावा वहाँ पे कैसा था, मेरे को डेली 100 कॉल्स करने थे। 100 कोल्ड कॉल में कैसा रहता है कि कस्टमर को पता ही नहीं रहता है कि मेरे को कॉल आने वाला है, और उनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं रहती है, फिर भी हमें कॉल करके उनको परस्यू करना पड़ता है, उनको सेल करना रहता है। वो कोल्ड कॉल रहते हैं, जिसमें 100 कॉल्स मैं डेली करता था। 100 कॉल्स करने के लिए मेरे को बैक टू बैक कॉल्स करने पड़ते थे, और अगर मैं 100 कॉल नहीं कर रहा हूँ दिन में, तो उस दिन की मेरी सैलरी कट हो जाएगी। इंसेंटिव का तो छोड़ो, वो जो 10,000 है उसमें से भी कट हो जाएगा। और वो 100 कॉल्स में पूरी एनर्जी मेरी ड्रेन हो जाती थी। वहाँ से मेरे को मैक्सिमम रिजेक्शन आया, क्योंकि मैं 100 कॉल्स करता था। 90+ कॉल्स में मेरे को मना कर देते, कॉल कट कर देते थे मुंह पे, और बोलते थे, ब्लॉक कर देते थे, और बोलते थे कॉल मत करो, ये मत करो। बट वहाँ से मेरा एक ऐसा हो गया, मैं एकदम सेल्फलेस प्रोमोटर हो गया। हाँ। मतलब रिजेक्शन थे, अभी मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और वहाँ से मेरे को ह्यूमन बिहेवियर से पता चला, कौन सी कॉल पे मैं जब बात कर रहा हूँ तो लोग कॉल कट नहीं कर रहे हैं, कब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो लोगों को बोरिंग लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि मैं सेल्स कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर पता चला। वहाँ से पता चला कि लोग कौन सी बात पे मतलब परचेस कर लेते हैं मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि कैसा होता है, बहुत जन को प्रोडक्ट चाहिए नहीं रहता, फिर भी ले लेते हैं। हाँ। कैसे मैंने उनको परस्यू किया, कैसे नेगोशिएट करते हैं। कभी कभार अगर 10,000 का प्रोडक्ट है, लोग डायरेक्टली मेरे को बोलेंगे 5,000 में दे दो, अभी ले लूँगा। तो उनको नेगोशिएट करके 5 से वापस उनको 10 पे कैसे लाएं, कैसे हम USPs बताएं हमारे प्रोडक्ट के, वहाँ मेरे को पता चला वो सब के बारे में। और उसके बाद वो एक्सपीरियंस लिया मैंने, 2-3 महीने काम किया, क्योंकि बहुत हेक्टिक जॉब था, हो ही नहीं सकता था ज़्यादा काम। तो वहाँ से फिर मैं एक अच्छी कंपनी में गया। वहाँ फिर मैंने हाई टिकट क्लोजिंग की। हाई टिकट में ज़्यादा कॉल्स नहीं रहते थे, 5 से 10 कॉल रहते थे, क्योंकि प्रोडक्ट के 50,000 60,000 का है। हाई टिकट क्लोजिंग किया मैंने। वहाँ से मेरे को डायरेक्टली 10 to 20% इंसेंटिव मिल जाता था, सैलरी के साथ हर प्रोडक्ट पे 10 to 20% कमीशन। और उसके बाद अभी मैं सीकेन में काम कर रहा हूँ। सीकेन एक यूट्यूब चैनल है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज सेल करता है अपने ऑडियंस को, और वहाँ पे भी मैं हाई टिकट क्लोजिंग करता हूँ फिलहाल। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो लाइक आप यहाँ से ना एक चीज़ सीख सकते हो कि लाइक अगर इंसान को सीखने की इच्छा होगी तो डेफिनेटली वो कैसे भी सीख सकता है। जैसे अनस ने टेलीकॉलिंग में भी किया है, देन उसके बाद उसने हाई टिकट भी क्लोज किया, एंड अभी भी वो हाई टिकट ही क्लोज कर रहा है सीकेन यूट्यूब चैनल के साथ काम करके, राइट। सो अनस, अगर आप कोई एक लेसन देना चाहोगे टेलीकॉलिंग एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, तो वो कौन सा मैसेज होगा? सबसे बड़ा लेसन मैंने टेलीकॉलिंग से ये सीखा है, जैसे टेलीकॉलिंग से पहले कोई अगर मेरे को मना कर देता था कि भाई ये नहीं कर सकता मैं तेरे लिए, या मना करता था, तो मेरे ईगो पे आ जाता था। मैं अपने ईगो पे ले लेता था कि भाई इसने मना क्यों किया। बट टेलीकॉलिंग में ऐसा है कि भाई बहुत ही नॉर्मल है, मना कर दिया, हाँ नॉर्मल है। गाली मेरे को व्हाट्सएप पे मैंने किया उसको कि भाई आपने मेरे को बताया नहीं, आप प्रोडक्ट परचेस करने वाले थे, सामने वाले ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, गाली लिख दिया, DND कर दिया, मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर सामने वाले ने मेरे को ब्लॉक किया है तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि मैं अप्रोच कर रहा हूँ, लोगों के सामने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा ईगो कम हो गया उसकी वजह से, और मैं एकदम नो सुनना एकदम मेरी आदत हो गई। मैं आपके व्यूवर्स को भी यही बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप नो सुनने की आदत आपको हो जाएगी, आप उस फील्ड में एक्सेल करना स्टार्ट कर दोगे, आप दूसरे जन को अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे, आप मैक्सिमम लोगों की तरफ जाना चालू कर दोगे। बिल्कुल। एंड देखो, हर चीज़ जो भी आप करोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। अनस ने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट उसको पता लगा कि जितने वो नो सुनेगा उतने चांसेस हायर है कि आपको येस मिलेंगे। एंड मैंने एक और चीज़ सुनी अनस की, सेल्स नंबर का गेम है, क्या आप इसे मानते हो? एग्जैक्टली। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप 10 जन के साथ काम कर रहे हो, एक कंपनी है उसमें 10 सेल्स पर्सन है, और उसमें ऐसा भी होगा, एक टॉप परफॉर्मर होगा, एक बॉटम परफॉर्मर होगा, और उन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, स्किल्स का। टॉपर के पास अच्छी स्किल्स है, उसको ह्यूमन बिहेवियर पता चल गया, और जो बॉटम पे उसको पता नहीं चला अभी तक।
कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर वर्क करता है, लोग कैसे परचेस करते हैं। और नंबर जो टॉप और बॉटम पे, ये सिर्फ नंबर का ही गेम है। टॉपर है वो मैक्सिमम सेल करता है, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है, और जो बॉटम पे है वो मिनिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और सेल्स में कैसा होता है, हर साल जो सेल्स में अगर आपके टीम में काम कर रहे हैं 10 बंदे, उसमें से 2-3 को फायर हो जाते हैं। हाँ, बॉटम में जो जितने रहते हैं वो फायर हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी भी चाहती है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो जो टॉप परफॉर्मर्स रहते हैं उनको ही रिटेन करती है कंपनी में, क्योंकि वो नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। तो सेल्स एग्जैक्टली यही फील्ड है कि नंबर्स आप प्रोवाइड करो। और बाकी नॉर्मल स्टैटिक जॉब में कैसा रहता है, आपको ये काम दे दिया एक्स, आपको ये टाइम में कंप्लीट करना है, एनी हाउ अगर कुछ गलती हो गई तो वापस आप कंप्लीट करके दे दो। बट सेल्स में ऐसा नहीं है, सेल्स में प्योर नंबर और प्योर प्रॉफिट देखा जाता है। बिल्कुल। एंड एक और चीज़ होती है अनस की, लाइक आपने कहा कि आपको ना दिन में 100 कॉल करने पड़ते थे, कभी कभी तो ज़्यादा भी हो जाते होंगे, कभी कम भी हो जाते रहेंगे। बट लोगों का मोस्टली ये होता है कि सबका कन्वर्जन रेशियो अलग अलग होता है। मान लो उन्होंने 100 कॉल कर लिया, किसी का 1 कन्वर्ट हो रहा है। मान लो किसी ने 100 कॉल कर लिया, उसको 10 कन्वर्ट हो रहा है। सो मिनिमम कन्वर्जन रेशियो कितना होना चाहिए? अगर कोई 100 कॉल कर रहा है दिन में, तो उसका मिनिमम कितना होना चाहिए कन्वर्जन? देखो कैसा होता है कि कन्वर्जन ना डिपेंड करता है लीड्स पे, आपकी हॉट लीड से, कोल्ड लीड से, इस पे भी डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। कैसा होता है कि अगर हाई टिकट है, हाई टिकट मतलब 25,000, 30,000, 1 लाख का प्रोडक्ट, उसमें कन्वर्जन कम रहता है। बट आपका लो टिकट है जैसे 499, 1000, इसमें कन्वर्जन हाई रहता है। बट बेसिकली एक यूनिवर्सली कंसिडर किया जाता है कि मिनिमम आपका 10% कन्वर्जन तो होना चाहिए, क्योंकि 100 लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो। तो उसमें नॉर्मली अगर आपके पास नॉर्मल भी स्किल्स है, आपको थोड़ा बहुत भी पता है सेल्स के बारे में, कैसे पिच करते हैं, तो आप मिनिमम 10% तो कर सकते हो आसानी से। राइट। एंड एक और चीज़ होती है कि हाई टिकट और लो टिकट जो प्रोडक्ट होता है, हमें लगता है कि लो टिकट में ना बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं और हाई टिकट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। क्या ये एक मिथ है या फिर एक रियलिटी है? आप बता सकते हो थोड़ा। कैसा है कि लो टिकट और हाई टिकट सेल करना सेम एफर्ट्स लगते हैं मेरे हिसाब से, और ये बहुत बड़ा मिथ है कि लो टिकट में कम एफर्ट्स लगाएंगे हाई टिकट्स में। क्योंकि कैसा होता है, लोगों को आप जाओगे, बोलोगे ये 10 रुपये का प्रोडक्ट है मेरा, तो उसमें भी आप वो लोग नेगोशिएट करेंगे, बोलेंगे ये 5 रुपये का दे दो मेरे को, 2 रुपये में दे दो। और अगर आप 1 लाख का प्रोडक्ट है वो भी लेके जाओगे, वो लोग बोलेंगे 90,000 में दे दो, 95,000 में दे दो। और सेकेंडली कैसा होता है कि जैसे मेरा लो टिकट प्रोडक्ट है, तो उसके लिए मेरे को अप्रोच करेंगे जो क्लाइंट्स रहेंगे, जो प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, जो लीड्स रहेंगे, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी उतनी रहेगी। हाँ, 499 वाले, उन लोग की सैलरी भी उतनी रहेगी। और जो 1 लाख का प्रोडक्ट है, हाई टिकट प्रोडक्ट है, उन लोग की सैलरी भी मतलब हाई रहेगी। वो लोग अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो लोग ने अप्रोच किया मेरी कंपनी को, या वो प्रोडक्ट के लिए थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, जब भी जाके ये जो लीड हुए जनरेट हुई है। तो वैसा रहता है कि दोनों का बाइंग बिहेवियर्स रहता है, लो टिकट में हाई टिकट में अलग अलग रहता है, बट एफर्ट्स दोनों में सेम ही लगते हैं। बिल्कुल। एंड अनस ने ना ऑफलाइन सेल्स तो किया ही है, बट अभी धीरे धीरे ये ऑनलाइन भी आ चुके हैं, जो फेसबुक के थ्रू ये बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो अनस से ही पूछते हैं, अनस आपका कैसा एक्सपीरियंस है एंड क्या एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो और आपने उसको ऑटोमेट किया है, तो थोड़ा आप बता सकते हैं उसके बारे में। बेसिकली मैंने पिछले 3 या 4 महीने पहले ही फेसबुक एड, मतलब बेसिकली मेटा एड्स, ये सीखा है मैंने। और सीखने के लिए मैंने वही यूट्यूब का इस्तेमाल किया, और जो पेड कोर्सेस रहते हैं वो सबसे ईजी और सबसे फास्ट वे यही रहता है कि कोई भी कोर्स परचेस कर लो जो इंडस्ट्री में अच्छा कर रहा है, उसका कोर्स मैंने परचेस किया। उसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप्स मेरे को गाइड किया है कि पहले हमें ऐड के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी ऐड को अप्रोच करना चाहिए, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए पब्लिक का, कैसे कैसे करते हैं, वो सब किया। और मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कि वो डिजिटल प्रोडक्ट जो मैं रीसेल कर सकता हूँ। तो मैंने मार्केट में देखा कौन कौन है जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनसे मैंने वो प्रोडक्ट बाय कर लिया। जैसे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर रीसेल करना है, कोई बल्क SMS सेंडर है, या कोई टेम्पलेट्स है, आप वो बाय कर सकते हो। आपने बाय किया, फिर आप अपना डोमेन ले लो, अपनी वेबसाइट बना लो, और उसके बाद फेसबुक एड्स का जो प्रोसीजर रहता है वो आप प्रोसीजर बनाओ, अपना एड्स जो पोस्टर रहता है वो बना के आप एड्स के थ्रू वो सेल कर सकते हो। और अपने पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट करके आप ऑटोमेशन पे वो बहुत सारा पैसा वहाँ से अर्न कर सकते हो। राइट। सो कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने में, एंड हम कितने टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं? सो वो भी तो हमारे ऑडियंस को आप बता सकते हो थोड़ा। बेसिकली ये सब सेटअप करने में, ये सेटअप डिपेंड है आपके हंगर पे। आप चाहो तो 3-4 दिन के अंदर कर सकते हो।
अब अगर आपको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा अंदर से करना ही करना है तो ये मैक्सिमम 3 से 4 दिन में हो जाएगा। बट आपको थोड़ा बहुत आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो या आप कोई जॉब वाले पर्सन हो, फैमिली वाले पर्सन हो, आपको टाइम कम मिलता है तो मैक्सिमम आप इसमें 1 हफ्ते के अंदर आप सेटअप कर सकते हो सारा, मतलब ऐड रन करने तक। और आप चाहें तो आप डेलीगेट कर सकते हो। अब अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता अच्छे से, लैंडिंग पेज बहुत ज़रूरी है इसमें, हाई कन्वर्जन रेट वाला लैंडिंग पेज अगर आपको नहीं आता तो आप कहीं किसी थर्ड पार्टी से बना सकते हो। इंडस्ट्री में बहुत सारे अभी फ्रीलांसर्स हैं जो अच्छा कम अमाउंट में भी लैंडिंग पेज बना के देते हैं, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो। और उसके बाद आप 3 से 4 दिन के अंदर अपना ऐड अप्रूव करवा के ऐड रन करना स्टार्ट कर सकते हो। और आप अगर आपका ऐड क्रिएटिव जो रहता है, जो लोगों को दिखता है वो सबसे अच्छा और अपीलिंग है, तो आपको फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका लो टिकट प्राइस है तो इजीली हफ्ते में आप 5,000 6,000 भी अर्न कर सकते हो एज ए प्रॉफिट। वो डिपेंड है आपका बजट कितना है प्रोडक्ट आपके एड्स के लिए। बिल्कुल। एंड इसमें 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है, आपका प्रोडक्ट क्या है, लो टिकट है या हाई टिकट है, और तीसरा आपका ऐड क्रिएटिव, जैसे कि अनस ने बोला। जितना अपीलिंग आपका ऐड क्रिएटिव होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका ऐड चल जाएगा एंड आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अनस, जितना आसानी से आपने ये सारी चीज़ें बताई अपनी जर्नी के बारे में, आई नो इतना आसान वो था नहीं। सो ऐसे 3 चैलेंजेस बताइए अपनी जर्नी के, जहाँ पर आपको लगा कि नहीं यार अभी मुझे क्विट करना चाहिए, ये सेल्स वाली फील्ड मेरे लिए नहीं है। सो कुछ वो 3 चैलेंजेस शेयर कीजिए। बेसिकली कैसा होता है कि जब हम कुछ नया करने जाते हैं, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले वही आता है, रिजेक्शन होता है। और रिजेक्शन से हमें डर लगता है, वापस हम बैक स्टेप कर लेते हैं, राइट, कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जब MNC में था, सैटरडे संडे छुट्टी और फुल इज्जत, सर करके लोग बुला रहे हैं। और उसके बाद अचानक से जैसे लॉकडाउन आया, फिर मैं टेली कॉलिंग में लगा। टेली कॉलिंग में लोग फ़ोन पे गाली दे रहे, जैसे MNC में मेरा तो ईगो तो बढ़ गया, लोग सर बुला रहे हैं, मेरे को सिर्फ मीटिंग करना है और सिर्फ डिसीजन लेना है कि ये करना है, और वहाँ पे मेरे को कॉल करने हैं और कॉल करना है। लोगों का बिहेवियर अलग ही है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, अपने मूड के हिसाब से अब मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं वहाँ काम कर रहा था एक कॉल सेंटर में, वहाँ पे कैसा रूल था कि वहाँ पे फ्लोर पे TLs रहते थे। TLs का काम रहता था कौन कॉल कर रहा है, कौन कॉल नहीं कर रहा है। अगर समझ लो आपने किसी से कॉल पे गाली सुनी, हाँ, तो 2 मिनट आपको भी रिफ्रेश होने के लिए रुकना पड़ेगा, फ़ोन रखना पड़ेगा साइड में कि क्या बोल दिया, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। बट वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि TL आएगा, पूछेगा भाई कॉल क्यों नहीं कर रहा तू, तेरे 100 कॉल्स कंप्लीट नहीं होंगे अगर तू रुकेगा तो वहाँ भी चैलेंजेस। वहाँ पे भी जब मैं जॉब करके घर पे जाता था, अगले दिन सोचता था यार कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या ही मतलब है, इतनी कम अमाउंट में वो करना पड़ रहा है। बट वहाँ पे मैंने हिम्मत दिखाई कि सोचा कि नहीं, आज ये जो मिल रही है, बट आज ये जो मिल रहे हैं मेरे को प्रॉब्लम्स मिल रही है, इससे मेरी स्किल्स बढ़ रही है। और धीरे धीरे ऐसे मैं डटा रहा वहाँ पे, मैं काम करता रहा, उससे मेरी स्किल्स इम्प्रूव होती रही। बट चैलेंजेस आते हैं, बट मैक्सिमम लोग वहीं पे क्विट कर देते हैं, अपने वापस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बेसिकली यही है कि हमें वो चैलेंजेस को फेस करना है, रिजेक्शन को फेस करना है, हमें ये 100% मेक श्योर करना है कि वापस से हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। और वहाँ पे हमारा दिमाग क्या करता है, हमें इजी मेथड्स भी बताता है। वहाँ पे मेरे दिमाग में ये भी आया है कि नहीं, वापस से मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर लेता हूँ या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ, वहाँ पे एग्ज़ाम दे दूँगा, मेरे को टाइम मिला है। बट उसमें भी वही है कि वो सिर्फ इजी मेथड्स है, बट हमें कैसा कि हार्ड चॉइसेस को अपनाना चाहिए। जो भी अभी सक्सेसफुल पर्सन है वो हार्ड चॉइस को अपना के आगे बढ़े। तो बट वही हार्ड चॉइस थी मेरे लिए कि वहीं पे मेरे को डटे रहना है और आगे बढ़ता है, इससे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। एंड यही सारी चीज़ें अनस के क्वालिटीज़ में, अनस के स्किल्स में दिखती है। बिकॉज कैसा होता है, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, आपको जब रिजल्ट नहीं आते, बहुत मुश्किल होता है खुद को कॉप अप करना, खुद को समझाना कि सारी चीज़ें सही होगी, राइट। एंड आई नो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखी होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, आपका कोई रोल मॉडल या फिर इंस्पिरेशन है, तो वो कौन है एंड आपने उनसे क्या सीखा है? बेसिकली कैसा होता है कि मेरे को एक मेरे दोस्त की स्टोरी याद है। मतलब मेरा दोस्त मिला था, मेरा कॉलेज फ्रेंड। मैं जब 2018 में पास आउट हुआ, अराउंड 2020 में वो मेरे को मिला यहीं पे स्टेशन के पास। उसने मेरे को बोला, भाई अनस मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही है, अभी मैं 12,000 ही कमा रहा हूँ। तो मैंने पूछा भाई क्यों? तो फिर मैंने उसको पूछा कि तुम कुछ स्किल्स पे काम कर रहे हो? और मेरे एक रेफरेंस पे मेरे पास जॉब भी था, मेरे HR कॉन्टैक्ट में था। मैंने बोला कि मैं आपको जॉब दिला देता हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है लोगों की कि वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते। पिछले 2 साल से उनको जो पहले से स्किल्स आ रही थी अभी भी वही आ रही है,
उन्होंने ना स्किल्स में अपग्रेड किया, ना पर्सनैलिटी में कुछ अपग्रेड किया, ना जो अभी उनको करंट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जो फ्लो है उसमें जा ही रहे हैं। तो ना तो फिर मॉनेटरी चेंज आएगा, ना फिजिकल चेंज आएगा, ना माइंडसेट चेंज आएगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा अगर आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो वही है कि मैंने अपने आप को चेंज किया और वो चेंज करने से मेरे को रिजल्ट में भी चेंजेस दिखे। दैट्स रियली गुड। एंड अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई 3 बुक के रिकमेंडेशन देना चाहो जिससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, एंड अगर लोग भी उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे तो डेफिनेटली कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, वो कौन सी 3 बुक्स होगी? बेसिकली सबसे पहले, क्योंकि मैं सेल्स की बुक ज़्यादा पढ़ता हूँ, ओके, तो सेल्स में कैसा होता है कि मेरे को अपनी स्किल्स इंप्रूव करना रहता है। तो सबसे पहले मैं सेल्स वालों के लिए स्पिन सेलिंग बताऊंगा। स्पिन सेलिंग बुक में क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे अच्छे क्वेश्चन पूछना है जिससे उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी, उसमें एक स्पिन सेलिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताया, तो वो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा। और सेकंड है सेल विद अ स्टोरी। सेल विद अ स्टोरी सिर्फ सेल्स वालों के लिए नहीं है, सेल्स पर्सन के लिए नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के, कैसे रेपो बिल्ड करना है, कैसे आप स्टोरी के थ्रू आप सेल कर सकते हो, कैसे स्टोरी के थ्रू अपनी बात को कन्वे कर सकते हो, उस बुक में बताया। और थर्ड जो बुक है वो थिंक एंड ग्रो रिच है। उस बुक में ऑथर ने अपने माइंडसेट के बारे में बताया कि सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आप हंग्री हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्किल्स पे एक्वायर कर सकते हो। तो ये 3 बुक्स हैं, जैसे स्पिन सेलिंग, सेल विद अ स्टोरी और थिंक एंड ग्रो रिच, मैं रिकमेंड करूंगा आपके यूजर्स को। बिल्कुल। एंड अनस ने लाइक आज संडे है, संडे को भी अपना टाइम दिया एंड सारी चीज़ें शेयर की, तो इसलिए थैंक यू सो मच अनस। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया, बुक के भी रिकमेंडेशन दिए एंड चैलेंजेस भी अनस ने बताया कि उन्होंने कैसे ओवरकम किए। सो आप भी कुछ भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। एंड अनस, कोई अगर लास्ट मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए तो वो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी आप जहाँ भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, साइड बाय साइड आप अपना डिजिटल जर्नी भी स्टार्ट कर लो। उससे क्या होगा, क्योंकि आने वाले 10 साल 15 साल बाद आप अगर कोई जॉब के लिए भी जा रहे हो, आप कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपकी डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप वेस्ट में देखोगे, जैसे यूएस, यूरोप है, वहाँ पे सब कुछ अभी ऑनलाइन हो रहा है। मतलब अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग सीवी नहीं है, हाँ, आप आपका अगर स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस है तो वो भी दिखा सकते हो और उसके थ्रू भी आप जॉब ले सकते हो। तो मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि आप अपना डिजिटली कुछ स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ऑफलाइन बिजनेस में इतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना पहले था 10 साल 15 साल, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और डिजिटली आप इजीली अपने फ़ोन के थ्रू, आप अपने लैपटॉप के थ्रू अर्न कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। बिल्कुल। एंड यही इसी के साथ ये हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। अनस, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर की। एंड अगर आपको भी अनस के साथ कनेक्ट होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनस के इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, आप उनका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं सेल्स के ऊपर। एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।